नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एसपीसी इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए स्टैटिक जीके की एक क्लास लाने वाले हैं और आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासें लेना चाहता है तो टीकमगढ़ के अंदर हमारी एसपीसी इंस्टीट्यूट है और ये एसपीसी इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो इस पर जुड़े रहिए। और ऑफलाइन जो जुड़ने चाहते हैं वो टीकमगढ़ आकर हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एसपीसी इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारी क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, आखिर इनका उद्देश्य क्या होता है बनाने का, ये दुनिया पर कैसे काम करते हैं, ये सभी आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कितने हैं जो जिनसे हमारा देश जुड़ा हुआ है या जिनके लिए हमारा देश काम करता है, तो आज यही हमारा टॉपिक होने वाला है और इसी के साथ आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एक संगठन को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूनाइटेड नेशन भी बोला जाता है। और इसकी स्थापना के बारे में 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना का मुख्य कारण ये था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 के बीच में, तो द्वितीय विश्व युद्ध को पहले के जो संगठन थे वो किसी भी तरीके से इसे रोक नहीं सके और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जापान जो दुनिया की एक बहुत ताकतवर शक्ति थी, उसके ऊपर अमेरिका ने परमाणु हथियार गिराए। इसके बाद विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इसके बाद दुनिया के जो बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे, उन सभी ने मिलकर एक संगठन बनाया। उसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और सुरक्षा को बनाए रखना, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसके अभी वर्तमान के कुल 193 देश हैं और जब इसका निर्माण हुआ तब इसके लगभग 52 से 53 देश इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में थे। और इसका जो नवीनतम सदस्य है वो है दक्षिण सूडान, जो 2011 में इससे जुड़ा। इतनी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इसके साथ पढ़ेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। खासकर जब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया को चलाने वाला एक बहुत बड़ा संघ है और हमारे भारत की पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ अगर हम भाषाओं की बात करें तो यहाँ पे कुल 6 भाषाएं शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की ऑफिशियल भाषाओं में, जिनमें से अंग्रेजी, फ्रांसीसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंग्रेजी रही, फ्रांसीसी रही। ये दो भाषाएं हैं जो कार्यकारी भाषाओं के रूप में जानी जाती है, यानी कि इसी इन दो भाषाओं में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का काम होता है। इसके साथ इसकी अदर भाषाएं हैं, 4 भाषाएं, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी, ये अन्य भाषाओं के रूप में जानी जाती है, यानी कि टोटल इसकी 6 भाषाएं हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं जैसे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के अंदर भारत की भाषाएं हैं ऑफिशियल भाषाएं, वैसे ही इसकी 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं। इसके साथ हम आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव, यानी कहने का बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके महासचिवों के बारे में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने वाला एक मुख्य आदमी होता है, उसके बारे में डिस्कस है। तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं और फिलहाल में ये पूरे संगठन को 5 वर्ष के लिए चलाते हैं। यानी इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है प्यारे विद्यार्थियों? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और प्रथम जो महासचिव थे उनका नाम था त्रिगवे ली, ये नॉर्वे देश से थे। और ये जो एंटोनियो गुटेरेस हैं ये पुर्तगाल देश से हैं। कहाँ से प्यारे विद्यार्थियों? पुर्तगाल से है। इनकी नियुक्ति महासभा द्वारा और सुरक्षा परिषद की सलाह पर होती है, यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है और महासभा होती है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति होती है। इसके साथ हम आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे हमारे देश में कहने के बाद एक सरकार होती है, सरकार के अंग होते हैं। जैसे कि हम अपनी भारत सरकार के अंगों की बात करें तो उसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका है। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं प्यारे विद्यार्थियों, और वो 6 अंग कौन कौन से हैं हम आगे चल के जानते हैं। सबसे पहला अंग है महासभा। महासभा क्या होती है? जैसे कि हमारी कहने की बात संसद है, वैसे ही इनकी महासभा काम करती है, कानूनों को बनाना और व्यवस्था को चलाना। इसे दुनिया की लघु संसद भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। क्या कहा जाता है इसे? दुनिया की लघु संसद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचारात्मक अंग है, यानी यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा विचारक अंग है। यही सब कुछ इसके बारे में सोचता, समझता और निर्णय लेता है। प्रत्येक देश एक समान वोट कर सकता है। प्रत्येक देश का वोट कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? कहने के लिए 1 वोट होता है, लेकिन इसमें एक से अधिक भारत या अन्य देशों के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन एक देश का वोट एक ही होता है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि एक इंसान एक ही वोट डाल सकता है, वैसे ही दुनिया के हर एक देश अपना एक मत
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर डाल सकता है। कहने के लिए जब इसके 193 देश इसके सदस्य देश हैं, कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों? 193 देश इसके सदस्य देश हैं। तो 193 का मतलब ये है कि महासभा में 193 सदस्य ही होंगे। इसके साथ प्रतिनिधि अधिकतम 5 हो सकते हैं, यानी एक देश के प्रतिनिधि अधिकतम कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। लेकिन वोट कितना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? वोट एक ही रहने वाला है, क्योंकि हर एक देश का वोट एक ही रहता है। चलिए आगे चलते हैं। महासभा के मुख्य कार्य क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। नए सदस्य देशों को सदस्यता प्रदान करना। कहने के लिए ये है कि जब भी कोई नया देश बनता है या संयुक्त राष्ट्र संघ से बनाने की सिफारिश लाता है, तो नए देशों को कौन बनाता है प्यारे विद्यार्थियों? महासभा बनाती है और इनको सदस्यता प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक बजट पारित करती है, यानी संयुक्त राष्ट्र जैसे कि अपने देश में बजट पारित होता है, वैसे ही महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक बजट पेश कौन करती है प्यारे विद्यार्थियों? महासभा। इसके बाद सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति भी कौन करता है? महासभा करती है। जैसे कहने के बाद राष्ट्रपति हमारा कार्यकारी अंग होता है, वैसे ही महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी अंग है और सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासचिव की नियुक्ति की जाती है प्यारे विद्यार्थियों। सुरक्षा परिषद को अगर समझना है तो सुरक्षा अपने देश के उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। अपने देश में जैसे मंत्री परिषद होती है, वैसे ही इनकी सुरक्षा परिषद होती है। सेम टू सेम वैसे ही होती है। मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं, वैसे ही सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासचिव भी काम करते हैं। इसके बाद परिषद के अस्थायी सदस्यों की निर्वाचन करना। और जो परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं 10 होते हैं, टोटल होते हैं सुरक्षा परिषद के 15 अंग होते हैं, लेकिन 10 जो अंग होते हैं वो अस्थायी होते हैं, तो उनका निर्वाचन कौन करता है प्यारे विद्यार्थियों? अस्थायी सदस्यों का महासभा करती है। इसके आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद जो प्रमुख अंग थे उसमें से दूसरा अंग होने वाला है सुरक्षा परिषद प्यारे विद्यार्थियों। सुरक्षा परिषद में क्या होता है? इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना, परीक्षा में आ भी सकते हैं। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। मुख्य जिम्मेदारी होती है दुनिया में शांति को बनाए रखना और सुरक्षा को बनाए रखना। इसके निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं, यानी जो निर्णय लेता है और जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं उनके ऊपर इसके निर्णय कैसे कैसे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? बाध्यकारी होते हैं, यानी कि उन्हें इन निर्णय को मानना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद की संरचना के बारे में जानेंगे। तो इसके कुल सदस्य जो कि हम अभी बताए हैं आपको 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों में से 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कैसे होते हैं? स्थायी, यानी हमेशा हमेशा के लिए इसके सदस्य माने जाएंगे। और 10 जो होते हैं वो होते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास होती है प्यारे विद्यार्थियों वीटो पावर होती है। कौन सी पावर होती है? वीटो पावर। इसके बारे में आपने न्यूज वगैरह में भी सुना होगा। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है प्यारे विद्यार्थियों 2 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके नाम भी याद कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। उनके नाम है, सबसे पहले अमेरिका को रखेंगे। दुनिया में आप जानते हैं अमेरिका सबसे बड़ी पावर है, तो इसका नाम भी इसमें शामिल है अमेरिका, जिसके पास वीटो पावर है, यानी स्थायी सदस्यों की संख्या में सुरक्षा परिषद में ये भी आता है। इसके बाद जिस देश ने हमारे ऊपर शासन किया यानी कि ब्रिटेन, जिन्हें अंग्रेजों के नाम से हम जानते हैं, ये भी इसका सदस्य है। इसके साथ है रूस, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत थी ये। इसके बाद चीन जो है वर्तमान में इसे अमेरिका का कॉम्पिटिटर माना जाता है। और इसके बाद है फ्रांस, जो अभी वर्तमान में अगर आपने न्यूज वगैरह देखी होगी तो फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मार्कोन भारत में आए हुए थे EI समिट में। और इनके पांचों के पास कौन सी पावर है प्यारे विद्यार्थियों? वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब ये होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। वीटो पावर का मतलब ये होता है जब भी महासभा में या सुरक्षा परिषद कोई निर्णय लेती है और उस निर्णय पे अगर इन देशों में से कोई एक देश हस्तक्षेप कर देता है कि ये नहीं होना चाहिए। कहने की बात, भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है और महासभा ने निर्णय लिया कि कश्मीर को पाकिस्तान को देना है, और कहने की बात यहाँ पे रूस ने कह दिया ये ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। तो फिर आपके माइंड में एक चीज और आएगी, क्या ये किसी नए कानून को बना सकते हैं इनके पास, जिनके पास वीटो पावर है? ऐसा नहीं होता, ये किसी नए कानून को बना नहीं सकते। लेकिन जब कोई नया कानून बनता है तो उसके ऊपर ये अपना वीटो लगाकर उस कानून को रोक देते हैं या रद्द कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर बातें समझ में आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी बजा दीजिएगा, ताकि जो हमारे नए वीडियो हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। अस्थायी सदस्य क्या होते हैं इनके बारे में, इनका चुनाव के बारे में हम समझ लेते हैं। महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से चुनाव होता है। 2/3 का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, कहने की बात 2/3 ऐसा होता है कि कहने के बाद 100 हैं
तो 100 का 2/3 होगा, 1/3 होगा 33, 2/3 होगा 66, लगभग कितना होगा 66। ये होता है 2/3। इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष की निश्चित अवधि, यानी कि 2/3 वोट, यानी 193 देश हैं, इनके 2/3 जब वोट डलेंगे, 2/3 वोट जिसको कहेंगे वो इनके अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? सुरक्षा परिषद के प्यारे विद्यार्थियों। एक देश लगातार 2 बार सदस्य नहीं बन सकता, यानी जो सुरक्षा परिषद को, आप सुरक्षा परिषद का आपको सदस्य बनना है तो आप एक साथ 2 बार इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं, गैप ले लेकर आप इसके सदस्य बन सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। नंबर तीसरी है महासभा के जो प्रमुख अंग थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग थे, उनमें से तीसरा पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद को इंग्लिश में इसके शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इकोस्को। विश्व की आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय समस्याओं पर काम करता है। इसमें 4 पॉइंट है प्यारे विद्यार्थी, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण, 3 पॉइंट है, समस्याओं पर काम करता है। सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। बैठकें साल में 2 बार न्यूयॉर्क में पहली और दूसरी जिनेवा में होती है प्यारे विद्यार्थियों। ये 2 बैठकें होती हैं इसकी, और यह दुनिया भर में आर्थिक विकास को, सामाजिक विकास को, पर्यावरणीय विकास की समस्याओं पे काम करता है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमने देखा कि आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है, जैसे इंग्लिश में इकोसॉक किस बोलते हैं, इसके सदस्य हैं कुल 54 देश। कितने सदस्य हैं प्यारे विद्यार्थियों? 54 देश इसके सदस्य देश हैं। इसमें भारत भी शामिल है और कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। हर साल 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 का मतलब ऐसा होता है कि हमारी राज्यसभा में जो सांसद हैं वो भी 1/3 हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, और इसमें लिखा है हर 3 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कहने का मतलब ये होगा कि इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है प्यारे विद्यार्थियों? 9 वर्ष का होता है। हर 3 साल में इसके 1/3 सदस्य यानी 33% सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं। न्यास परिषद जो होती है ट्रस्टशिप होती है, इसके बारे में भी जान लीजिए। इसका पहले तो अस्तित्व अब खत्म हो चुका है लगभग, लेकिन इसका प्रमुख अंगों में इसका नाम आता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय उन क्षेत्रों को की निगरानी करना जो स्वतंत्र नहीं हुए। यानी कहने की बात, जब 1945 में कुछ देश ऐसे भी थे जो स्वतंत्र नहीं हुए थे या उनके ऊपर किसी दूसरी शक्तियों का कब्जा था या राजतंत्र शासन ऐसी व्यवस्थाएं कुछ थी, तो इसका उद्देश्य था कि ये उन क्षेत्रों पर नजर रखता था जब तक के लिए वो देश स्वतंत्र ना हो जाए, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू ना हो जाएं। इसको 1944 में पिलाऊ देश की स्वतंत्रता के बाद कार्य समाप्त हो गया इसका लगभग, क्योंकि सारे देश लगभग स्वतंत्र हो गए। वर्तमान में यह अंग निष्क्रिय है, यानी इसका काम पूरी तरह से लगभग बंद है। अगला इसका अंग है, जो 5वां अंग है, वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये प्रमुख अंगों में इसे गिना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब ये होता है जब कोई दो आपस में देश लड़ते हैं, 2 से अधिक देश आपस में लड़ते हैं, तो उनके मुद्दे को या उनकी व्यक्तिगत जो समस्याएं होती हैं देशों की, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए ये इस न्यायालय में जाते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग माना जाता है इसे। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या माना जाता है? प्रमुख न्यायिक अंग माना जाता है। मुख्यालय इसका हैग नीदरलैंड में है, जिसे आप दी हैग के नाम से भी जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये नीदरलैंड के अंदर है इसका मुख्यालय। भवन को पीस प्लेस कहा जाता है, यानी शांति भवन भी कहा जाता है। इसके भवन को कहा जाता है शांति भवन भी कहा जाता है। कहते हैं एकमात्र अंग जो न्यूयॉर्क से बाहर है, एकमात्र अंग संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग है जो न्यूयॉर्क शहर से बाहर है, जिसे आप कहते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीशों की संरचना के बारे में भी इसमें अपन चर्चा कर लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है? कुल न्यायाधीशों की संख्या टोटल होती है प्यारे विद्यार्थियों 15 होती है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और इनकी गणपूर्ति जो होती है, कोरम जो होता है, इसका मतलब यह होता है कि जब किसी मुद्दे पर सुनवाई होती है या जब किसी केस पर सुनवाई होती है, तो उसमें कम से कम 9 न्यायाधीशों की जरूरत पड़ती है, तभी किसी मुद्दे पर वो जा सकते हैं। और इसमें हर 3 साल में
5 जज सेवानिवृत्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 15 इसके न्यायाधीश होते हैं, हर 5 साल में 5 सदस्यों को, हर 3 साल में सॉरी 5 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, क्योंकि इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। आगे चलेंगे आईसीजे, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि भारतीय न्यायाधीश। इसमें चर्चा करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कितने भारत के न्यायाधीश रहे, यानी कौन सा पहला न्यायाधीश रहा जो यहाँ काम किया, या संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीयों का क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले जानते हैं बी.एन. राव। बी.एन. राव को शायद आपने न्यूज वगैरह अगर देखी होगी तो आप जानते होंगे। इनको संविधान के निर्माता के रूप में कुछ पक्ष रखते हैं कि ये भारतीय संविधान के निर्माता भी रहे हैं, लेकिन वो आपको निर्णय लेना है कि वर्तमान में जो भारतीय संविधान के निर्माता थे वो कौन थे। ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर काम करने गए और न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अपना सेवाएं दी। दूसरे हैं नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह कौन है प्यारे विद्यार्थियों? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी महासभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं जो, इनका नाम है नागेंद्र सिंह। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सेवाएं दी हैं। और अगला नाम है दलवीर सिंह, दलवीर भंडारी। ये वर्तमान में 2012 से इसके सदस्य हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने महासभा के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। अगला है अपना छठवां हिस्सा है सचिवालय, यानी छठवां अंग कौन सा है? सचिवालय। प्यारे विद्यार्थियों, सचिवालय का काम होता है, यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है। प्रमुख होते हैं महासचिव इसकी। दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करना, यानी कार्यों की दिनचर्या को काउंट करना, और दुनिया भर में फैले हजारों कर्मचारी इनके काम करते हैं। हर पूरी दुनिया में इनके कर्मचारी क्या करते हैं? काम। इस सचिवालय की फोटो लगी हुई है, प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए, ये इसका सचिवालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अब इसके 6 अंक खत्म हो चुके हैं। और इसके साथ हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा एसपीसी इंस्टीट्यूट है जो टीकमगढ़ में स्थित है। इसकी लोकेशन है कुंवरपुरा रोड, माँ लक्ष्मी पैलेस के सामने, टीकमगढ़ के अंदर। तो आप सभी एसपीसी इंस्टीट्यूट से जुड़ें, ऑफलाइन जुड़ें, और हमारी क्लासों को अगर ऑनलाइन आपको पढ़ना है तो यूट्यूब से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।